हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स होते हैं उन्हीं के बारे में। और इम्पोर्टेंट के साथ साथ वैसे तो सभी डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पता कौन सा आ जाए, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायग्राम है और उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाता है किसका, एक यंग एंथर का। और यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें क्या होता है कि जिसमें अलग अलग ये पार्ट को उसके शो कर रहा है। जैसे ये जो सबसे मिडिल में है इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। ये जो आउटर मोस्ट लेयर उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। एपी का मतलब आउटर मोस्ट, डर्मा का मतलब होता है लेयर। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू किसके अंदर मिलता है, टेपेटम के अंदर मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, तो वो टेपेटम होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडल लेयर। टेपेटम से बाहर जो लेयर मिलती है उसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये डायग्राम बड़ी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे पोलन ग्रेन बनते हैं। और उनके बाहर ये जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, टेपेटम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है वो एक बार एकदम साफ दिखाया गया है कि यहाँ पे ये वाला कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और यही शो कर रहा है कि यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर बाई लोब्ड होता है और डाइथिकस होता है, क्योंकि इसमें एक थीका ये हो जाती है और एक थीका ये हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का। नेक्स्ट आता है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आता है एक ओव्यूल का। ये ओव्यूल है पूरा और इस ओव्यूल का डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओव्यूल। और ये ओव्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि और इसके सभी पार्ट आ जाते हैं। तो देखिएगा, ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइल एंड और दूसरा होता है चार्ल्स एंड, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोपाइल एंड, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो वो होती है उसको ट्यूब बोलते हैं हम, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आती है और वो फिर एग सेल के साथ फर्दर फ्यूज होती है। फिर इनकी लेयर्स होती है जिसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ये दो मिलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। फिर उसके अंदर न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के अंदर ही क्या मिलता है, एम्ब्रियो सैक मिलता है। ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और उस स्टॉक से अटैच करने वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम हीलम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो डायग्राम आता है ये ओव्यूल का डायग्राम है। और इस ओव्यूल के डायग्राम के अंदर ये सारा का सारा दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ओव्यूल के अंदर फर्दर जो सेल होती है वो डिवाइड हो रही है और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर मैच्योर होने के बाद किस तरीके से उसको बना रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो ये वाला जो डायग्राम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें चार्ल्स एंड और माइक्रोपाइल एंड। तो हमेशा याद रखना, एंटीपोड आपको पता है वो जो उसमें होती है 7 सेल बनती हैं और 8 न्यूक्लियाई बनती हैं। तो जो एंटीपोडल्स होते हैं वो हमेशा चार्ल्स एंड पे मिलेंगे और जो माइक्रोपाइल एंड पे मिलेंगे वो सिनर्जिड्स होती हैं। सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब आती है ऊपर से वो उसमें एंटर कर जाती है किसको, जो मेल जर्म सेल होती हैं। और फिर जो दो न्यूक्लियाई होती हैं बीच में उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है ना, और इसके सिनर्जिड्स के पास एक जो तीसरी सेल होती है उसको हम एग सेल बोलते हैं। ठीक है, ये भी डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ये आता है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो दिखाया गया है ये वाला इसमें दो डायग्राम दिए गए हैं, एक ए वाला डायग्राम और दूसरा दिखाया है बी वाला डायग्राम। यानी कि जब एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो सैक जो होता है वो किस तरीके से जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म और फर्दर पीएन जो होता है पीएन उसको डेवलपमेंट किस तरीके से होती है वही दिखाया गया है। और जो सेकंड वाला डायग्राम है, सेकंड वाला डायग्राम ये दिखाता है कि जो स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की डाइकोट के अंदर वो दिखा रहा है ये। तो अब बात करते हैं हम ए डायग्राम की। इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि देखिए जो जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट आपको पता है 2n होता है, हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो जो सिनर्जिड्स होती है वो डिजनरेट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद
जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो 3N होता है, क्योंकि उसके अंदर 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल ये जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो ये होती है। उसके बाद जो एंटीपोडल्स होते हैं वो भी डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर फर्दर जाइगोट बनता है और फिर वहाँ पे सेल डिवाइड्स होती हैं और किसकी फॉर्म ले लेते हैं, वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की फॉर्म ले लेती हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो हार्ट शेप हो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये उसका सस्पेंसर आ जाता है ऊपर। और फिर यहाँ पे रेडिकल और कोटेलोडॉन और फिर प्ल्यूम्यूल। रेडिकल और प्ल्यूम्यूल आपको पता है रेडिकल रूट बनाता है और प्ल्यूम्यूल शूट बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये कोटेलोडॉन्स होते हैं जो उसका जो फूड होता है एम्ब्रियो का वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इनमें आपके दो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला जो सीड होता है, ये कौन सा सीड होता है, ये मोनोकोटिलेडोनस सीड होता है, जिसमें प्ल्यूम्यूल के ऊपर कोलेप्टाइल और रेडिकल के ऊपर क्लोराइजा होते हैं। ये जस्ट इसके ऊपर कवरिंग होती है, लेयरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद स्क्यूटेलम होता है, एंडोस्पर्म होता है और पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प उसकी आउटर लेयर होती है, पेरिकार्प क्या है, आउटर लेयर होती है। एंडोस्पर्म उसके अंदर रिजर्व फूड होता है और स्क्यूटेलम जिसके अंदर प्ल्यूम्यूल और रेडिकल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ फॉल्स फ्रूट आते हैं, जैसे ये आ जाता है एप्पल आ जाता है और जैसे स्ट्रॉबेरी आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं उसको, फॉल्स फ्रूट इसलिए बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं होता उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। यानी कि जो फ्रूट ओवरी के डेवलपमेंट से नहीं बनता उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ये ओवरी के डेवलपमेंट से ही नहीं, ये थैलेमस के डेवलपमेंट से बनते हैं, जो बेसल पार्ट होता है ओवरी का, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या है, इसमें ये 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम इनर लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर। उसके बाद ये यूटेरस होता है और इनको बोलते हैं हम ओवरी। फीमेल में 2 ओवरीज मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम ट्यूब, और कौन क्या बोलते हैं उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। फिमरे जो होते हैं ये जो एग रिलीज हो रहा है उसके एग के रिलीज होने में हेल्प करते हैं। सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल ये वो होते हैं जो जब इसमें यूटेरस में बेबी ग्रोथ करता है तो फर्दर सर्विक्स क्या होता है, क्लोज हो जाता है, सर्वाइकल कैनाल बंद हो जाती है। और वेजाइना ये पाथवे होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड आपको पता है कि हम मैमल्स है तो मैमल्स के पास दूध देने वाले ऑर्गन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। बेसिकली ये हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से ऊपर मिलने वाला जो रिब केज है उसकी रिब्स होती हैं, उनके बीच में मसल्स मिलती हैं, ठीक है। और उनके ये सब मसल्स है, ठीक है ना, ये सब मसल्स मिल रही हैं उसके अंदर। फिर उसमें क्या होता है, उसमें फैट मिलता है। फैट के साथ साथ मेमरी लोब, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल और एरियोला मिलता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम भी आता है। फिर आता है ये, जिसमें क्या होता है कि ये दिखा रहे हैं किस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होती हैं वो होती हैं, और किस तरीके से जो स्पर्म होता है वो यहाँ पे बन रहा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनियम, ये वाली जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनियम है, और उनके साथ साथ आती है सर्टोरी सेल्स, उनके साथ साथ आती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जिनको बोलते हैं, और देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटाइड्स, और स्पर्मेटाइड्स से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटाइड्स, ठीक है ना। ये सब डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद है स्पर्म का डायग्राम, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये आ जाता है। तो इसमें इसका इस तरीके से याद करते हैं, सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन एक्रोसोम होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, देन नेक, और फिर मिडल पीस, ये नेक आ जाती है, और फिर उसके बाद मिडल पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और लास्ट में मिलता है फ्लोटिंग टेल जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है, ठीक है। उसके बाद तो इसी वजह से कई बार क्वेश्चन आता है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में करते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। उसके बाद ये वाला डायग्राम क्या होता है, ये वाला डायग्राम शो कर रहा है कि किस तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस चल रहा है और किस तरीके से
oogenesis चल रहा है, यानी कि जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन और जो ओवा है उसका फॉर्मेशन। जैसे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटाइट्स और स्पर्मेटोजोआ, ये सब इसमें स्टेज दी हुई है। और यहाँ पे उसके पास कितना क्रोमोसोम नंबर होगा वो भी इसमें दिया हुआ है, 46, 23, 23, ठीक है ना। यहाँ पे ये अलग अलग है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये देखिएगा ओगोनिया, ये बाई बर्थ होता है, और बाई बर्थ होने के बाद यहाँ पे जब प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पे बनना ये स्टार्ट होता है सेकेंडरी oocytes, और उससे पहले वो ऐसे ही उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर डायग्राम है तो वो यही है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस साइकिल के सभी इवेंट को इसमें दिखाया गया है। जिसमें सबसे पहला होता है यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स मतलब यूटेरस के अंदर होने वाली उसके लेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं यूटेराइन इवेंट्स। उसके बाद है कि जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल, और उसके बाद है जो ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, जो उसके ओवरीज के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं। और फिर आता है पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है ना। पिट्यूटरी हार्मोन क्या होते हैं, FSH और LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये 13 से 15 डेज और मोस्ट ऑफ 14 डेज में क्या होता है कि ये दोनों ही अपने पिक पे होते हैं, FSH भी और LH भी। इसी तरीके से जो एस्ट्रोजन और जो ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो अपने पिक पे होता है कब, 14 डेज, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो लगभग 21 to 23 डेज के आसपास वो अपने पीक पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो दिखाया गया है, ये वाला दिखा रहा है ब्लीडिंग फेज, ठीक है ना। ये ब्लीडिंग फेज होता है, और यहाँ से देखिए 1 से लेके 29, तो ये 29 टाइम तक का पीरियड दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है मैस्चुरेशन फेज, फिर फोलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। उसके बाद है ल्यूटेल फेज, जिसको सेकेंडरी फेज भी सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। और फिर उसके बाद है ये जो नेक्स्ट साइकिल है वहाँ पे स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा साइकिल इसमें दिया हुआ है, जिसमें फर्दर डेवलपिंग फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल, और इसमें जो कॉर्पस लूटियम होता है वो बनता है, ठीक है। तो ये सब इसमें इस तरीके से दिए हुए, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये इवेंट्स, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर फर्दर डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद ब्लास्टुला, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब बनते हैं, ठीक है ना। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो इम्प्लांट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये वाला, ये हमारा जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन होता है उस चैप्टर में से आता है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पता है ना कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो टी और टी जो मतलब टॉल और ड्वार्फ जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के जो F2 जनरेशन होती है उसमें किस तरीके की जो 3:1 जो फिनोटिपिक मिलती है, और जो जीनोटिपिक रेशो होती है और 1:2:1 मिलती है। तो वही रेशो इसमें दिखाई गई है। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ये डायग्राम भी आ जाता है, यानी कि ये बनाने को आएगा, ठीक है ना। अभी आप अच्छे से याद रखिए, ये वैसे बनाया नहीं आता, बनाने को आता है। एक ये वाला डायग्राम, इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, या फिर डबल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जिसमें आर राउंड, यानी कि अगर कहा जाए तो सीधा सी बात है कि वो शेप को और उसके कलर को, दो चीज़ों को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम भी बनाने को आता है, ये उसमें बनाया नहीं आता। नेक्स्ट आता है ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम क्या दिखाते हैं, ये वाला डायग्राम आपको लिंकेज दिखा रहे हैं, और ये लिंकेज दिखा रहे हैं किसमें, दो हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, ठीक है ना। तो दो हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में दिखा रहा है, जो मॉर्गन ने बताए थे, मॉर्गन ने इसको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप होता है ना, जिसमें येलो वाइट आ जाते हैं, और यहाँ पे वाइल्ड टाइप आ जाते हैं। तो ये सब इस तरीके से क्रॉस से क्रॉस भी दिखाया हुआ है। फर्दर इस डायग्राम को भी अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये बनाने को आता है कि हर्शे और चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसको बेसिकली आप 3 फेज में याद रखना कि उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट कर दिया वायरस से, और उससे पहले क्या किया कि हमें पता है DNA,
और हमें पता है प्रोटीन। ये वायरस के पास दो ही चीज़ें होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन कोड और जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है उसके अंदर, ये बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें, क्योंकि वायरस के पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज को उन्होंने लेबल कर दिया, और लेबल किससे किया कि जो उसकी आउटर कोट है, आउटर कोट जो प्रोटीन है उसको लेबल किया सल्फर 35 से, जो भी रेडियो एक्टिव होता है, और जो डीएनए होता है उसको किया फॉस्फोरस 32 से, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फर्दर, तो वहाँ पे देखते हैं वो कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का कोई भी वहाँ पे कलर डिटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है ना। और जो वहाँ पे जब डीएनए उसके अंदर चले जाता है तो वहाँ पे कलर डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली। ये उसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद आता है मेसेल्सन और सेथल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए को बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हैवी चेन और लाइट चेन ली थी, और इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट का भी उन्होंने यूज़ किया था, सीजियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो फर्दर इन सब का यूज़ करने के बाद उन्होंने एस्केरिशिया कोलाई के अंदर 20 मिनट में उसको एक बार देखा, और फिर उसको 40 मिनट में, क्योंकि लगभग इतने मिनट में वो रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से डीएनए जो है अपने आप का सेमी कंजर्वेटिव नेचर को वो शो कर रहे हैं। और वो हैवी और लाइट चैन की वजह से क्या होता है कि वो जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है उसके अंदर पोजीशन पे दिखा रहा है, क्योंकि हैवी होगा तो वो बिल्कुल नीचे आएगा, और हाइब्रिड होगा तो वो बीच में आएगा, और लाइट जो चैन होती है वो ऊपर आएगा। इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये लाइट वाला हो जाता है, ये वाला मिडल वाला हो जाता है, और ये वाला हैवी हो जाता है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद है ये वाला डायग्राम क्या है, ये वाला डायग्राम सिंपली बता रहा है कि किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि भैया ये देखो, ये पूरा डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर क्या होता है, प्रोमोटर होता है जिसके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है और सिग्मा फैक्टर होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज उससे जब सिग्मा फैक्टर जो होता है हट जाता है, तो फिर वो जो प्रोमोटर होता है वो बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ, और फिर उसको सबसे पहले इनिशिएशन करता है। इनिशिएशन करने के बाद आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब तक वो टर्मिनेटर के पास तक पहुंचता है तब तक वो आरएनए को बना देता है। अगर फिर वो टर्मिनेट हो जाता है, और टर्मिनेट होने के बाद उसके पास कौन अटैच हो जाता है, उसके पास रो फैक्टर अटैच हो जाता है, जिससे जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने ये बताया आपको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर कैसे होता है कि उसमें सिंपल था एकदम, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स बनते हैं। इंट्रॉन इनर वाले पार्ट्स होते हैं, और एक्सॉन मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, बाहर की तरफ ही मिलते हैं, एंड पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैपिंग और जो पोलियाटेल होता है, जिसमें हम ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज़ करते हैं कैपिंग के लिए, और पोलियाटेल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जो आरएनए बनता है, क्योंकि आरएनए आपको पता है ना, आरएनए डीएनए के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है। तो उसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और इधर पोलियाटेल ज्वाइन कराया जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। और फर्दर फिर क्या होता है कि ये कराने के बाद उसका जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स उससे हटा देते हैं, और एक्सॉन वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। देन हमारा एक मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ये ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैकोप्रोन। लैकोप्रोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैकोप्रोन ही है। ये आता भी है और कई बार ड्रॉ करना भी आ जाता है, ठीक है ना। लैकोप्रोन जो होता है किस तरीके से काम करता है, इसको आसानी से समझिएगा कि जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, तो इंड्यूसर के एब्सेंट होने के बाद क्या होता है कि ये जो रिप्रेसेसर होता है ये बाइंड कर लेता है इसको, जिसके ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है, और देन जो उसके जो इसके फंक्शनल जीन होते हैं ZYA, वो उसको वर्क करने नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैक्टोज एमाइड होता है वो नहीं बनता, और जब आरएनए नहीं बनता तो वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन भी नहीं होता, यानी कि उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होता। लेकिन जब उसके पास रिप्रेसेसर के पास कोई ना कोई इंड्यूसर होता है, वो उसको बाइंड कर देता है, देन वो वापस ऑपरेटर पे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ये सब का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है। इसमें
या तो डायग्राम आ जाता है, या फिर अगर डायग्राम ना आए तो इसके बारे में पूछ लेते हैं वो किसका क्या रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, ये किस चीज़ को, ये नेचुरल सिलेक्शन को शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें सबसे पहले वाला जो होता है ये दिखा रहा है स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये स्टेबलाइजिंग को दिखा रहा है, जिसमें क्या होता है जिसकी पीक एकदम हाई होती है। दूसरा आता है जो क्या शो कर रहा है, जो शो कर रहा है डायरेक्शनल, क्योंकि इसकी पीक जो है वो एक तरफ शिफ्ट होने जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जिसकी दो पिक बन जाती है, वो कौन सा होता है, डिसरप्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मलेरिया। ये मलेरिया का पूरा साइकिल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, जिसकी वजह से मलेरिया हमें डिजीज होती है, और उसका साइकिल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि वो दो जगह पे ग्रोथ करता है, एक तो ह्यूमन के अंदर और दूसरा मॉस्किटोज के अंदर। नेक्स्ट आता है आरएनए, उसका रिट्रोवायरस, जिसको हम एचआईवी बोलते हैं। तो एचआईवी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के सेल के अंदर होता है, वो इस सारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फिन के आ जाते हैं, ठीक है, कैनाबिनोइड्स के आ जाते हैं, ठीक है। तो एक फिर आता है उसके बाद ये वाला कि किस तरीके से रिकम्बिनेंट डीएनए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है उसका क्या रोल होता है एस्केरिशिया कोलाई के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर डीएनए हो जाता है, और ये वाला जो होता है ये फॉरेन डीएनए हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एस्केरिशिया कोलाई के अंदर जब वो उसको अलग करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको अलग करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एकदम सेंटर से कट कर नहीं करके उसको खोलता है पहले, और फिर साइड से उसको कट करता चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, स्टिकी एंड बन जाते हैं। फिर ये स्टिकी एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड दूसरे डीएनए से, मतलब वेक्टर के डीएनए के स्टिकी एंड फॉरेन डीएनए के स्टिकी एंड से ज्वाइन हो जाते हैं, और इनको विद द हेल्प ऑफ लाइगेज भी हम ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइगेज का क्या काम होता है, लाइगेज इज बायोलॉजिकल ग्लू, यानी कि ग्लू के जैसे वहाँ पे वो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला जो क्या शो कर रहा है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है किस चीज़ की, कि किस तरीके से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड, जिसको डीएनए वेक्टर भी बोला जाता है, और ये फॉरेन डीएनए, दोनों के पार्ट कर दिए, और पार्ट करने के बाद फॉरेन डीएनए का सेगमेंट प्लाज्मिड के साथ ऐड कर देते हैं, और फिर ऐड करने के बाद उसको लाइगेज से ज्वाइन कर देते हैं। लाइगेज से ज्वाइन करने के बाद जब रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब जब सेल फर्दर 1 से 2, 2 से 4 वो मल्टीप्लाई करती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी, तो क्या होगा कि वो जो सेल है, वो सेल के साथ साथ वो जो नया डीएनए है वो भी उनके अंदर एक लार्ज अमाउंट में बनता जाएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, ये डायग्राम दिखा रहा है कि किस तरीके से एस्केरिशिया कोलाई के अंदर कॉलोनिंग वेक्टर जो है PBR322, ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट शो करता है, जैसे कि आ जाता है इसमें बाम H1 आ जाता है, ठीक है, साल1 आ जाता है यहाँ पे, और क्या है PVU आ जाता है, और PST, ये सब इसके आते हैं फर्दर, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अलग अलग उसको रोक रहे हैं, जैसे कि AMP, ये क्या हो गया, ये एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इसी तरीके से अलग अलग के लिए क्या है, अलग अलग एंटीबायोटिक जो होते हैं उसके रेजिस्टेंस शो करते हैं, अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, उनको प्रोहिबिट करने का वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला, ये क्या है, ये PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है ये। इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डिनेचुरेशन, यानी कि डीएनए को हिट कर देते तो वो खुल जाता है। उसके बाद एनिलिंग, यानी कि उसके अंदर क्या करते हैं, परमिएज को उसको प्राइमर्स को उसमें ऐड किया जाता है, और प्राइमर्स को ऐड करने के बाद क्या होता है, फिर उसको हम इलोंगेट कर देते हैं, जिससे जो हमने प्राइमर ऐड किया है, प्राइमर ऐड करने के बाद क्या होता है कि वो उसको इलोंगेट किया जाता है, यानी कि जो प्राइमर ऐड किया तो फर्दर जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो जो डीएनए होता है वो फर्दर ग्रोथ करता है, इलोंगेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन, यानी कि डीएनए को बढ़ा दिया जाता है, और जब 30 साइकिल कर देते तो 30 साइकिल के अंदर ही वो क्या होता है, इतना एम्पलीफाई हो जाता है, वो लगभग 1 बिलियन टाइम वो बना देता है डीएनए को, ठीक है ना, ओनली 30 साइकिल्स के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे स्टेप्स PCR के, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये क्या है, ये हमारे आते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स दो होते हैं, एक तो स्पेरेज टैंक बायोरिएक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा
ये वाला दिया गया है इधर बराबर में, ये वाला ये वाला जो है स्पेरेज स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर होता है और दूसरा है सिंपल बायोरिएक्टर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, क्योंकि आपको पता है ना इंसुलिन के अंदर 3 चैन होती हैं। ठीक है ना, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और तीसरी आती है सी पेप्टाइड। ठीक है ना, सी पेप्टाइड इन दोनों को जोड़ने का काम करती है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये डायग्राम नहीं आता लेकिन कई बार पूछ लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि एज पिरामिड्स के बारे में। एज पिरामिड्स यहाँ पे एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग तीनों टाइप के पिरामिड्स को दिखा रहा है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस को वो शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला, ये आ जाता है और इसमें आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ये वाला डायग्राम आएगा नहीं लेकिन आपको कई बार बनाना पड़ सकता है कि जिसके वजह से आप डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को शो कर सकते हो किसी एक इकोसिस्टम में, जिसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं, जिनमें एग्जाम्पल यहाँ पे सामने दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिफरेंट पिरामिड्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे जो नीचे वाला पिरामिड है, नीचे वाला पिरामिड आता है एनर्जी वाला, कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। आपको पता है 10% एनर्जी लो, वही वाला ये दिखाया गया है। इसके ऊपर ये जो तीनों पिरामिड होते हैं, तीनों पिरामिड अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं। जैसे कि पिरामिड ऑफ, जो सबसे पहले वाला पिरामिड है वो क्या शो करता है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर वो शो कर रहा है किस चीज़ को, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर को कितने नंबर में वो होंगे। उसके बाद ये शो कर रहा है उनका बायोमास कितना होगा। और उसके बाद ये शो कर रहा है लास्ट में कि इन्वर्टेड पिरामिड, जो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है ये कैसा होगा, ये वाला शो कर रहा है उसको। ये फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो ओशियंस में होते हैं उनको डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये भी चारों जितने भी ये पिरामिड है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये जो एरिया होता है और स्पीशीज होता है उसका क्या रिलेशन है, उसको शो करता है। ये जो कर्व्स है और ये लाइन है, इसके साथ साथ आपको ये वाले फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो हमने बात की ये सभी वो डायग्राम्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इवन कंप्लीट डायग्राम भी दे देते हैं, या फिर ऐसा होता है कई बार डायग्राम दे देते हैं और फिर वहाँ पे आपको क्या लिखना होता है कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ए बी सी। यहाँ पे जैसे इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, तो वहाँ पे आपको उसका नाम भी लिखना होता है। ठीक है ना, और इवन ये कंप्लीट डायग्राम भी आ जाता है। लास्ट ईयर भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, उसमें आपने जो है वहाँ पे उनका नाम लिखना है, बस नाम लिखते ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है ना, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, मैंने सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बताया। अब ये मत सोचना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डायग्राम्स को समझा रहा हूँ। जितना मैंने बताया आपको उसका ओवरव्यू है, लेकिन उन डायग्राम्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये डायग्राम्स मोस्ट ऑफ आते हैं। ठीक है, आई होप मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।